साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो विजन आईएएस कोचिंग है उसके द्वारा जो यूपीएससी 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उस टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट है जो कि आपका इंडियन पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर से संबंधित है, उसको हम लोग यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग पहले टेस्ट के 50 प्रश्नों को 2 वीडियो के अंतर्गत सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में बाकी के 50 के आगे जो 25 क्वेश्चन हैं 51 से लेकर 75 तक, उनको हम लोग यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यह है कि संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारतीय राज्य के पंथ निरपेक्ष चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें 3 प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन सा? पहला है 4 है उद्देश्य का, अर्थात जो आपका प्रेम्बल है। दूसरा राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। तीसरा मूल कर्तव्य और चौथा है मूल अधिकार। तो यदि आप देखें तो उद्देश्य का में भी पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में भी पंथ निरपेक्ष की बात है, और आपका जो मूल अधिकार है इसमें भी है, परंतु मूल कर्तव्य में नहीं है। तो आपका पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाता है। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही हो जाएगा। अब इसको पूरा थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें तो भारत का संविधान जो है एक पंथ निरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है, और यह भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का पक्ष पोषण नहीं करता है, मतलब किसी विशेष धर्म की तरफ इसका कोई झुकाव नहीं है। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करता है, मतलब सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करना या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना। संविधान के कई सारे प्रावधानों में भारतीय राज्य के पंथ निरपेक्ष चरित्र का बोध होता है। सबसे पहले यदि हम उद्देशिका की बात करें, प्रेम्बल की, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अंततः स्थापित किया गया, मतलब जोड़ा गया था। उद्देशिका जो है यह भारत के सभी नागरिकों को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है, मतलब ये पंथ निरपेक्षता की बात करती है। अब बात करते हैं मूल अधिकार की। तो राज्य जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, जैसा कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है। आर्टिकल 14 में ये चीज़ कही गई है। वहीं अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी विभेद नहीं करेगा। और अनुच्छेद 16 में जो है 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। और आपका आर्टिकल 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंतःकरण की और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वहीं आपका आर्टिकल 26 जो है ये कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी अनुभाग को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। ये आपका आर्टिकल 26 में है। वहीं आर्टिकल 27 जो है, आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के हेतु करों को संदाय, मतलब करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब आप किसी व्यक्ति को किसी धर्म के लिए कोई टैक्स देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 27 में कहा गया, आर्टिकल 27 में। वहीं आर्टिकल 28 में यदि देखें तो आर्टिकल 28 में कहा गया कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहीं आर्टिकल 29 जो है ये कहता है कि नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार होगा। वहीं आपका आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 जो है यह कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये सारी बातें आपके मूल अधिकार में, जो कि ये बताती हैं कि मूल अधिकार भी पंथ निरपेक्षता की बात करता है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, ये शॉर्ट में लोग डीपीएसपी कहते हैं। तो इसमें यदि देखें नीति निर्देशक तत्व में, तो आर्टिकल 44 जो है 44 यह कहता है कि राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वहीं अब मूल कर्तव्य चूंकि पंथ निरपेक्षता की बात नहीं करता, तो कैसे नहीं करता इसको भी देख लें। तो अनुच्छेद 51 जो है 51 का ई, जिसमें मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई, तो अनुच्छेद 51 ई के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना, अर्थात बंधुत्व की भावना का निर्माण करे,
जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इस प्रकार देखें तो यह भारतीय राज्य हित पंथ निरपेक्ष चरित्र का प्रावधान नहीं करता, बल्कि वे जो ये हैं ये भारतीय नागरिकों द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्य की बात करते हैं या कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखें तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल का पद जो होता है भारत के संविधान द्वारा सृजित किया गया है। दूसरा, महान्यायवादी के निजी विधिक अभ्यास को निषिद्ध किया गया है। तीसरा है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है। तो यदि आपने चारों विकल्प देखा कौन सा सही है, तो इसमें देखें तो पहला जो है आपका पूरी तरीके से सही है, तीसरा भी पूरी तरीके से सही है, परंतु दूसरा जो है ये सही नहीं है। तो 1 और 3 सही है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। अब इसकी व्याख्या देखें तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के पद का उल्लेख किया गया है, जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल या भारत का महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद भी होते हैं, परंतु संविधान में केवल अटॉर्नी जनरल अर्थात भारत के महाधिवक्ता के पद का ही उल्लेख किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख है और जिसके जो सहायक हैं अतिरिक्त महाधिवक्ता और आपके महाधिवक्ता। यहाँ ध्यान रखिएगा महान्यायवादी के पद की बात केवल संविधान में उल्लेख है, महाधिवक्ता अर्थात सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। वहीं जो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होता है ये केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है और यह सरकार का पूर्णकालिक परामर्शदाता भी नहीं होता है, इसलिए यह सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त महान्यायवादी के निजी विधिक अभ्यास को वर्जित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आपका कथन जो है 2 है ये इसीलिए गलत हो जाता है। वहीं संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण, उसको हटाने की प्रक्रिया और इसके लिए आधार का प्रावधान भी नहीं किया गया है। जो महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। परंपरागत रूप से जब केंद्र सरकार त्यागपत्र दे देती है तो या सत्ता से हट जाती है तब महान्यायवादी भी अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि वह सरकार की सलाह पर ही नियुक्त किया जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, परंतु ये व्यवहारिकता में या परंपरागत रूप से यही चल रहा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 53 को। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन सा कथन सही है। पहला, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक निकाय है। दूसरा, कि केवल कोई महिला ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो सकती है। तीसरा, यह जो राष्ट्रीय महिला आयोग है यह महिलाओं के बृहद निकाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित अभियोगों को वित्त पोषित कर सकता है। तो इसमें देखें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो आप इसमें देखें पहला जो कथन है वो गलत है, दूसरा भी गलत है, केवल तीसरा ही सही है। तो इस प्रकार से केवल 3 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब इसके बारे में और चीज़ें देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। तो यहाँ जो पहला कथन कि गैर सांविधिक निकाय है ये गलत है, ये सांविधिक निकाय है। इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे महिलाओं हेतु संवैधानिक और विधिक रक्षोपायों की समीक्षा करना। दूसरा, उपचारात्मक विधायी साधनों की अनुशंसा करना। तीसरा, शिकायतों के निवारण को सुविधाजनक बनाना। चौथा, महिलाओं को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श प्रदान करना। अन्य चीज़ों को देखें तो केंद्र सरकार जो है इसका गठन करेगी। तो याद रखिए कौन गठन करता है, केंद्र सरकार गठन करती है, ना कि राष्ट्रपति। तो केंद्र सरकार इसका गठन करेगी और इसमें जो है निम्नलिखित सम्मिलित होंगे कौन कौन, महिलाओं से संबंधित हितों के प्रति समर्पित एक अध्यक्ष, योग्य सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट 5 सदस्य, तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, तथा एक सदस्य जो होता है वो सचिव के रूप में होता है। और उपयुक्त सभी जो होते हैं ये लोग सभी केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट
होंगे। अगली चीज़ कि ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है कि इसका अध्यक्ष जो है कोई महिला ही हो, परंतु अभी तक यदि पहले महिला जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रही हैं जयंती पटनायक से लेकर जो वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा है, अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है वो महिला ही बनी है, परंतु ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वहीं अब थोड़ा सा इसके जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके कार्यों को देखें, इसके कार्यों में क्या क्या सम्मिलित है। तो यह महिलाओं हेतु संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षण करना इसका कार्य है, और यह केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। साथ ही रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकारों को अनुशंसाएं करती है। साथ ही महिलाओं के विरुद्ध विधि के उल्लंघन के मामलों को यथोचित प्राधिकारियों, जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना, शिकायतों की जांच करना तथा उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करना, और महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण करना। इसके साथ ही किसी भी शिकायत की जांच करते समय इसे एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो याद रखिएगा इस बात को कि इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, और यह जो है अभियोग के वित्त पोषण में महिलाओं के एक बृहद निकाय को प्रभावित करने वाले मुद्दे इसमें इसके कार्यों में शामिल होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। तो 54 जो है यह है कि मूल अधिकारों से संबद्ध विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से किन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, दूसरा विद्युत बोर्ड, तीसरा है जिला योजना बोर्ड। तो इसमें से किसको शामिल किया जा सकता है? तो इनमें राज्य की जो परिभाषा है उसके तहत तीनों को शामिल किया जा सकता है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में और चीज़ों को देखें तो राज्य पद का प्रयोग मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया है। इसीलिए अनुच्छेद 12 के भाग 3 के उद्देश्यों हेतु राज्य पद को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। क्या क्या सम्मिलित होंगे? पहला, भारत सरकार और संसद अर्थात केंद्र सरकार के कार्यकारी एवं विधायी अंग, राज्यों की सरकार और विधानमंडल अर्थात राज्य सरकार के कार्यकारी एवं विधायी अंग। इसके अलावा समस्त स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि। इसके साथ ही अन्य समस्त प्राधिकरण जैसे कि वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल इत्यादि। इस प्रकार राज्य को एक व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है ताकि इसकी सभी एजेंसियों को सम्मिलित किया जा सके। इन एजेंसियों की कार्रवाइयों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विद्युत बोर्ड और जिला योजना बोर्ड मूल अधिकारों से संबंधित राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। तो भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका विचार जो है सर्वप्रथम MN राय ने प्रस्तुत किया था। तो इनके बारे में और चर्चा करें तो भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय या शॉर्ट में इन्हें MN राय कहते हैं, इनके द्वारा वर्ष 1934 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1935 अर्थात एक साल बाद यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई और इसे अगस्त 1940 में प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव में स्वीकृत किया गया था। हालांकि इसे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित किया गया था। इस संविधान सभा को तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा को गठित किया गया था। वहीं ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये जो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें विधानसभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया और संविधान निर्माण हेतु अंतर्निहित आकांक्षाओं और मूल्यों को प्रतिस्थापित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत के संविधान ने मूलभूत प्रतिबद्धताओं जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और विश्वजनित कॉस्मोपॉलिटन पहचान को संस्थागत अभिव्यक्ति प्रदान की। भारत के संविधान की उद्देश्य का जो है उद्देश्य प्रस्ताव से ही, जो संविधान का जो प्रेम्बल है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही ग्रहण किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो यह है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा पद साइटोकाइन स्टॉर्म किससे संबंधित है? प्रतिरक्षा कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण से, या हीमोफिलिक रोगियों के अत्यधिक रक्त स्त्राव से, या ग्लूकोज के अत्यधिक उत्पादन के कारण रक्त शर्करा के जो ग्लूकोज होता है ब्लड में उसमें वृद्धि से, या ऑक्सीजन स्तर में कमी के कारण
हाइपॉक्सिक स्थिति उत्पन्न होने से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, प्रतिरक्षा कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण से, यह सही है। कैसे सही है? तो यह जो शब्द आया है साइटोकाइन स्टार्म, यह जो है कोविड-19 के संबंध में सुर्खियों में रहा था। साइटोकाइन स्टार्म जो है ये प्रतिरक्षी कोशिकाओं एवं उनके सक्रिय यौगिकों या जिनको साइटोकाइंस कहेंगे, इनका अति उत्पादन है, मतलब अधिक मात्रा में उत्पादन है, जो फ्लू संक्रमण में प्रायः फेफड़ों में सक्रिय प्रतिरक्षी कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि से संबंधित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप रोगी के फेफड़ों में सूजन एवं उसके फेफड़ों में द्रव के निर्माण से श्वसन क्रिया में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, मतलब द्रव फ्लूइड भर जाता है जिससे उसे सांस लेने में परेशानी होती है, और वह सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया से ग्रसित हो सकता है जिससे प्रायः रोगी की मृत्यु हो जाती है। और अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया संक्रमण जो है ये दोषपूर्ण जीन या स्वप्रतिरक्षी विकारों से उत्पन्न स्थितियों में उत्पन्न होती है, जिससे शरीर को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके स्वयं के उत्तक जो है आक्रमणकारी हो गए हैं, और ये सभी एक अम्ब्रेला शब्द साइटोकाइन स्टार्म के अंतर्गत शामिल है, जिसका नाम साइटोकाइंस नामक पदार्थ के कारण रखा गया है, जो रक्त प्रवाह में अत्यधिक साइटोकाइंस के स्त्राव के लिए उत्तरदायी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। पहला कि अनुच्छेद 13 में इसी से अर्थात अनुच्छेद 13 से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन से समस्त संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को उन्मुक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर यदि देखें तो पहला जो है वो सही है, पहला कथन सही है, परंतु ये जो दूसरा कथन है कि समस्त संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को उन्मुक्ति प्रदान करता है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ समस्त शब्द लिखने की वजह से ये गलत हो जाता है। तो आपका केवल एक जो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो अनुच्छेद 13 में यह घोषित है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली समस्त विधियां जो होंगी वो शून्य हो जाएंगी। दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है, जिसके तहत वे किसी भी विधि को मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक या अमान्य घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को एक व्यापक अर्थ प्रदान किया गया है, जिसके तहत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया। किसको इसमें सम्मिलित किया गया है कि पहला, संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित जो भी स्थायी विधियां हैं उनको, इसके अलावा राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों द्वारा जारी किए गए अध्यादेश जैसी अस्थायी विधियां, साथ ही आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन या अधिसूचना जैसे प्रत्यायोजित विधान अर्थात कार्यकारी विधान की प्रकृति वाले सांविधिक साधन को भी राज्य शब्द के अंतर्गत रखा गया, विधि शब्द में रखा गया है। और साथ ही विधि के गैर विधायी स्रोत अर्थात रूढ़ि अथवा प्रथा जिनमें विधि की शक्ति हो, उनको भी इस विधि शब्द के अंतर्गत रखा गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 13 में यह घोषित किया गया है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है और इस प्रकार से इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब संविधान संशोधन किया जाएगा तो उसे विधि नहीं माना गया है। यद्यपि आगे चल करके उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 के केशवानंद भारती मामले में यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह एक मूल अधिकार का उल्लंघन करता है जो कि संविधान के मूल ढांचे का भाग है और इस प्रकार इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो समस्त लिखा है ना, समस्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम को उन्मुक्ति प्रदान करता है, इसलिए गलत हो जाता है। तो आपका केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाता है। दूसरा, भारत में संघ और राज्य सरकारों को सभी परिस्थितियों में स्वयं से संबंधित विषयों पर अनन्य अधिकार प्राप्त है। तीसरा, स्थानीय सरकारी निकायों को शक्तियों के हस्तांतरण ने भारत में संघवाद की भावना को कमजोर किया है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें यदि आप देखें
तो जो पहला है कि एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। परंतु दूसरा यदि देखें, इसमें जो कहा गया है कि अनन्य अधिकार प्राप्त है, ये गलत हो जाता है। और यहाँ पे कि स्थानीय सरकारी निकायों की शक्तियों के हस्तांतरण ने भारत में संघवाद की भावना को कमजोर किया है। गलत है, कमजोर नहीं बल्कि सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है। तो दूसरा तीसरा गलत हो गया, तो केवल एक सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो राजनीतिक शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत किया है। परिभाषा के अनुसार एक एकात्मक सरकार वह है जिसमें सभी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों में निहित होती हैं। यदि दोनों विद्यमान है, मतलब राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार विद्यमान है, तो दोनों विद्यमान है तो यदि दोनों विद्यमान है तो राष्ट्रीय सरकार से इनके प्राधिकार व्युत्पन्न होंगे, मतलब इन दोनों से ही जो प्राधिकार होंगे वो निकलेंगे। दूसरी तरफ एक संघीय सरकार वह है जिसमें संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों को विभाजित किया जाता है तथा दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारत के संविधान में मूल रूप से सरकार की द्विस्तरीय प्रणाली केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रूप में प्रदान की गई थी। बाद में चल करके पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघवाद के तृतीय स्तर को शामिल किया गया। अब मतलब त्रिस्तरीय प्रणाली है भारत में। इसने भारत में संघवाद की भावना को और सुदृढ़ किया है, न कि कमजोर किया है। इसीलिए आपका जो कथन 3 था वो गलत हो जाता है। इसके अलावा किसी भी संघ की तरह इन विभिन्न स्तरों द्वारा पृथक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है। संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य विधायी शक्तियों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। इस प्रकार इसमें 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची सम्मिलित है, जिसमें केंद्र सरकार को संघ सूची पर अनन्य अधिकार प्राप्त है। ठीक है, केंद्र सरकार को जो संघ सूची है उस पर अनन्य अधिकार प्राप्त है। वहीं संघ और राज्य जो है वो समवर्ती सूची पर विधि निर्माण कर सकते हैं तथा आपात जैसी अन्य परिस्थितियों में संघ जो है वो राज्य सूची से संबंधित विषयों पर भी विधि का निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार से राज्य को अनन्य अधिकार नहीं प्राप्त है, संघ को प्राप्त है। इसलिए आपका कथन जो 2 है वो गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों की विशेषता या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर 3 विशेषताएं दी गई हैं। क्या क्या है? जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों के बारे में, ये असीमित और अलंघनीय है। दूसरा, ये केवल राज्य की अनियंत्रित कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। तीसरा, ये केवल उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो इसमें देखें तो जो पहला, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो आप देखें तो जो पहला कथन है ये असीमित और अलंघनीय मूल अधिकार नहीं है, तो ये इस प्रकार से गलत हो जाता है। ठीक है, आप इसमें देखें तो पहला गलत है, तो आपका बी और सी तो नहीं होगा। अब ए या डी में से। दूसरा, ये केवल राज्य की अनियंत्रित कार्यवाहियों के विरुद्ध उपलब्ध है, ये भी गलत है। तीसरा, ये केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो तीसरा वाला जो कथन है वो सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है केवल 3 ये सही हो जाता है। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक निर्दिष्ट किया गया है, मतलब रखा गया है। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया जाता है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को प्रोत्साहित करने का माध्यम है। यदि मूल अधिकारों की विशेषताओं की बात करें तो ये असीमित नहीं है किंतु वाद योग्य हैं। ठीक है, इसलिए राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा ये अलंघनीय अथवा स्थायी नहीं है। संसद द्वारा इन्हें संक्षिप्त अथवा न्यून किया जा सकता है, किंतु ऐसा केवल संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है, किसी साधारण विधेयक द्वारा नहीं। इसके साथ ही ये न्यायोचित हैं, अर्थात जब इनका उल्लंघन होता है तो इनके परिवर्तन हेतु इनको लागू कराने के लिए लोगों को न्यायालयों में जाने की अनुमति होती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्हें रक्षित या एवं प्रत्याभूत किया गया है, इसीलिए पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। राज्य की कार्रवाई तथा निजी व्यक्तियों की कार्रवाइयों के विरुद्ध जैसे कुछ अपवादों के साथ इनमें से अधिकांश जो है वो राज्य की स्वैच्छिक कार्यवाहियों के विरुद्ध उपलब्ध है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 ये निजी व्यक्तियों की कार्रवाइयों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। वहीं तो यहाँ पे जो है कि केवल राज्य की अनियंत्रित कार्रवाई, तो केवल राज्य की नहीं, निजी व्यक्तियों की कार्रवाइयों के विरुद्ध भी ये उपलब्ध है। इसलिए दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है। इसके अलावा
इनमें से अधिकांशतः प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय है, जबकि इनमें से कुछ को इन्हें प्रभावी करने हेतु निर्मित विधि के अधीन या निर्मित विधि के आधार पर परिवर्तनीय किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत संविधान जो है मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष सीधे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इसके अतिरिक्त संसद जो है अनुच्छेद 32 के तहत इन रिटों को जारी करने हेतु किसी अन्य न्यायालयों को प्राधिकृत या अधिकृत कर सकती है। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, अतः केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को ही रिट जारी करने का अधिकार, या यही रिट जारी कर सकते हैं। कोई अन्य न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे दो कथन है, बताना है कौन सा या कौन से सही कथन है। पहला है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया आईएनएक्स भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है। दूसरा, यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की सहायक कंपनी है। तो इसमें देखें ये पहला वाला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है। तो इस प्रकार से केवल आपका कथन नंबर 1 केवल ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके बारे में और चीज़ों को देखें तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इंडिया आईएनएक्स के ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट प्लेटफॉर्म जीएसएम, ये शॉर्ट में कह सकते हैं जीएसएम पर 100 मिलियन डॉलर मूल्य के ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया गया है। अब इंडिया आईएनएक्स के बारे में बात करें तो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया आईएनएक्स भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे शॉर्ट में गिफ्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर स्थित है। यूरेक्स T7 जो है, इसके T7 के उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर संचालित यह एक्सचेंज 4 माइक्रोसेकंड के समय के साथ विश्व का तीव्रतम सबसे तेज एक्सचेंज है। इसका शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसके साथ ही भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 18 और धारा 55 जो है, ये केंद्र सरकार को भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेज, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सेज के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है। केंद्र सरकार को इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड IFSC गतिविधियों को विनियमित करने में सक्षम बनाती है। जो गिफ्ट सेज है लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 18 अगस्त 2011 को गांधीनगर गुजरात में मल्टी सर्विसेज हेतु एक क्षेत्रक विशिष्ट सेज की स्थापना हेतु अधिसूचित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है ये भी करंट संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही युग्म सुमेलित है। एक तरफ मंगल मिशन दिया गया, दूसरा उससे संबंधित देश की बात की गई है। तो ये पहला है तियानवेन-1 जापान से, इनसाइट अमेरिका से, मार्स एक्सप्रेस यूरोपीय स्पेस एजेंसी से। तो इसमें आप देखें तियानवेन-1 जो है ये जापान से नहीं बल्कि चीन से संबंधित है, बाकी दो जो है वो सुमेलित हैं। तो पहला सही नहीं है, दूसरा तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाता है। इसके बारे में देखें तो चीन द्वारा वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही में मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाले अपने मंगल मिशन तियानवेन-1 का प्रक्षेपण किया जाएगा। चीन इस मिशन की सफलता के पश्चात मंगल ग्रह की सतह पर लैंडिंग करने वाला भूतपूर्व सोवियत संघ USSR और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात तीसरा देश बन जाएगा। वहीं यदि बात करें तो USSR जो है भूतपूर्व सोवियत संघ वर्ष 1971 में मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था, जिसका मार्स 3 लैंडर विफल होने से पूर्व मंगल ग्रह की सतह से 20 सेकंड के लिए आंकड़े प्रेषित करने में सक्षम रहा था। इसके बाद USSR द्वारा दूसरी बार 2 वर्ष के पश्चात वर्ष 1973 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग की गई थी। वहीं अमेरिका जो है मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचने वाला दूसरा देश था। यह मंगल ग्रह पर सर्वाधिक बार लैंडिंग करने वाला देश भी है। अमेरिका जो है वर्ष 1976 के पश्चात से लेकर 8 बार मंगल ग्रह पर अपने लैंडर को उतारने में सफल रहा है और इसका नवीनतम अभियान 2019 में इनसाइट, जिसको 2018 में प्रक्षेपित किया गया था, इनसाइट ये था। और भारत और यूरोपीय स्पेस एजेंसी अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम हो गए, परंतु अभी तक उतारने में सक्षम नहीं हुए थे, मतलब लैंड कराने में। भारत के मिशन मंगलयान, जबकि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मिशन को मार्स एक्सप्रेस नाम दिया गया है। मार्स एक्सप्रेस में एक लैंडर और एक रोवर
शामिल था, लेकिन मिशन के दौरान दोनों से संपर्क टूट गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। यह है कि भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त मतलब एक दंडिक अपराध के जिसको व्यक्ति जो है इसको निम्नलिखित में से कौन सा या से अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। तो यहाँ पे 3 अधिकार दिए गए। पहला, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए मतलब गवाह होने के बाद नहीं किया जाएगा। तीसरा, कोई भी दंडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उक्त विधि के लागू होने से पूर्व किया गया हो, मतलब जब अपराध किया गया है, ठीक है, तो उस समय वो कानून नहीं जिस कानून के तहत उसको सजा दी जा रही थी। तो कोई भी दंडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उस उक्त विधि के लागू होने से पूर्व किया गया हो अपराध घोषित नहीं कर सकती है। तो इसमें देखें तो इसमें तीनों ही कथन जो है वो सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो भारतीय संविधान विभिन्न अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को भी पर्याप्त संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 20 है, आर्टिकल 20, ये किसी भी अभियुक्त चाहे वो नागरिक हो या विदेशी या कोई विधिक व्यक्ति मतलब जैसे कंपनी हो गया या निगम हो गया, इनको मनमाने और अत्यधिक दंड से संरक्षण प्रदान करता है। न्यायालयों में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए संविधान के तहत 3 अधिकार प्रदान किए गए। कौन कौन से? पहला, दोहरी क्षति से संरक्षण। इसके तहत क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, मतलब एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरा, कोई विधि जो है पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा, मतलब दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है उसकी किसी प्रविधि विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया। मतलब जिस समय उसने अपराध किया है, मतलब जिस विधि के तहत जिस कानून के तहत उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है और जब उसने वो अपराध किया था तो उस समय वो कानून लागू नहीं था, मतलब उस कानून के लागू होने से पहले ही वो अपराध किया था और उस समय उस अपराध के लिए वो सज़ा नहीं बताई गई थी। तो उस नए कानून के तहत उस पुराने अपराध के लिए उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब यही है। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि स्व अभिश्वसन नहीं, मतलब कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने या गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश था या थे। तो इसमें देखें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, त्रिपुरा। तो इसमें यदि हरियाणा को छोड़ दें तो बाकी तीनों ही कभी ना कभी संशोधित प्रदेश रहे हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लें जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो वर्ष 1956 में 1956 में राज्यों के व्यापक स्तर पर पुनर्गठन के पश्चात भी भारत के राजनीतिक मानचित्र में जन आंदोलन और राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव कारण निरंतर परिवर्तन किया गया। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर कुछ और राज्यों के निर्माण की मांग के परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों का विभाजन किया गया। सबसे पहले गोवा, दमन और दीव की बात करें तो गोवा, दमन, दीव भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुर्तगालियों से इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया गया था, मतलब लिया गया था। तो याद रखिएगा, गोवा, दमन, दीव किसके अधिकार क्षेत्र में थे? पुर्तगालियों के। और इन्हें 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। मतलब गोवा, दमन, दीव ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनको गठित किया गया था। हालांकि वर्ष 1987 में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया और परिणाम स्वरूप दमन और दीव एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। वहीं दादर नगर हवेली की बात करें तो वर्ष 1954 में 1954 में इनके स्वतंत्र होने से पूर्व ये क्षेत्र भी पुर्तगालियों द्वारा शासित थे। इसके पश्चात वर्ष 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा चुने गए प्रशासक द्वारा प्रशासन संचालित किया जाता था और इसे 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1961 के द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। वहीं पुडुचेरी की बात करें तो फ्रांस ने पुडुचेरी, कराईकल, माहे और एनम के क्षेत्र को वर्ष 1954 में भारत को सौंप दिया। तो यहाँ पर याद रखिए, कई बार पूछ लेता है कौन किसके अधिकार में था। तो गोवा, दमन, दीव और दादर और नगर हवेली ये आपके पुर्तगालियों के अधिकार में थे, जबकि जो पुडुचेरी है ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में रहा था। तो जब 1954 में फ्रांस के द्वारा
पुडुचेरी वाले इलाके को भारत को सौंपा गया। तो वर्ष 1962 तक इसका प्रशासन जो है अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में संचालित किया गया और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वर्ष 1966 में 1966 में पंजाब राज्य को विभाजित करके भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। शाह आयोग, जो कि 1966 में यह आयोग था, 1966 में शाह आयोग, इसकी अनुशंसा के आधार पर पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा राज्य के रूप में गठित किया गया और इसे संलग्न पर्वतीय क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के रूप में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश आपका एक समय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था और वर्ष 1971 में केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश का भारत के 18वें राज्य के रूप में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की बात करें तो वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में एक व्यापक परिवर्तन करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेशों मणिपुर और त्रिपुरा तथा एक उप राज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अतिरिक्त 2 केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा NEFA के नाम से जाना जाता था, ये भी अस्तित्व में आए। इसके साथ भारतीय संघ में राज्यों की संख्या जो है वो बढ़कर जो हो कितनी हो जाती है, 21 हो गई, जिसमें मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वें राज्य के रूप में शामिल होते हैं। आरंभ में 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को असम राज्य के अंतर्गत अपने स्वयं के विधानमंडल और मंत्री परिषद के साथ एक स्वायत्त शासी या उपराज्य के रूप में गठित किया गया था। अब थोड़ा सा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की बात करें तो वर्ष 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मिजोरम 23वें राज्य के रूप में, अरुणाचल प्रदेश 24वें और गोवा 25वें राज्य के रूप में ये शामिल होते हैं, अस्तित्व में आते हैं। केंद्र सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के मध्य वर्ष 1986 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश और वर्ष 1987 में भारतीय संघ के 24वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। 64 तो 64 है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना। दूसरा, समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तीसरा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना। चौथा है देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। तो बताना है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उपयुक्त चारों में से कौन से प्रावधान अंतः स्थापित किए गए थे। तो यदि आप देखें इसमें से तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है, आपका चौथा सही है, परंतु तीसरा नहीं सही है। कैसे नहीं सही इसको देखते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल सूची में 4 नए निर्देशक अंतः स्थापित किए गए। इनके तहत राज्य से अपेक्षा की गई कि राज्य बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद 39 में कहा गया। किसमें? 39 में। वहीं 39A के तहत कहा गया कि सामान्य न्याय 39A, इसके तहत कहा गया कि बालकों को सामान्य न्याय को बढ़ावा देगा। राज्य जो है सामान्य न्याय को बढ़ावा देगा और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। वहीं 43A में कहा गया कि राज्य जो है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों, जो उसके मजदूर इत्यादि हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। वहीं 48A में कहा गया कि राज्य जो है वो देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके बाद जो आपका ये तीसरा वाला है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना, ये कहाँ शामिल किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 एक अन्य नीति निर्देशक तत्व को अंतः स्थापित करता है जो राज्य से आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने की अपेक्षा करता है और इसको आर्टिकल 38 में शामिल किया गया। तो ये जो है तीसरा वाला, ये 42वें द्वारा नहीं 44वें द्वारा शामिल किया गया था 38 के तहत। वहीं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित कर दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A एक मूल अधिकार के तहत
एक मूल अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया। संशोधित तत्व में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। वहीं 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक तत्व जोड़ा गया। इसके तहत राज्य से अपेक्षा की गई कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, उनके स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और इसको शामिल किया गया आर्टिकल 43B के तहत। 43B के तहत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। तो यहाँ पे है कि संसद में प्रयुक्त बहुमत के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ बहुमत के प्रकार हैं और दूसरी तरफ किस तरह के प्रावधानों में इन बहुमत की आवश्यकता होती है। तो पहला है साधारण बहुमत, ये राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प हेतु। दूसरा पूर्ण बहुमत, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार हेतु। तीसरा है विशेष बहुमत, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन हेतु। तो आप देखें ये तीनों के तीनों ही जो है सुमेलित नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा कि तीनों ही सुमेलित नहीं है। कैसे सुमेलित नहीं है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले साधारण बहुमत की बात करते हैं। साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत को संदर्भित करता है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन करना मतलब समाप्त करना या सृजन करना, इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार करना, ये साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत को यह बताता है। तो इस प्रकार से साधारण बहुमत के द्वारा आपका उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार और राज्यों की विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, ये साधारण बहुमत के द्वारा होता है। वहीं पूर्ण बहुमत का मतलब क्या है? पूर्ण बहुमत से तात्पर्य है सदन के कुल सदस्यों के, जितने सदस्य हैं, कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से, चाहे वे उपस्थित हों या नहीं हों। अनुच्छेद 67B के अनुसार उपराष्ट्रपति को जब हटाना होता है तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य जो हैं, तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया है और जिसे लोकसभा सहमत हो। तो आपका राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प आता है वो पूर्ण बहुमत से आता है। वहीं विशेष बहुमत की बात करें तो इसका मतलब क्या है? सदन की कुल सदस्यता मतलब कुल संख्या जिसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति भी शामिल होती है, इनके कुल सदस्यता के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत को संदर्भित करता है। इस रीति से संशोधित किया जा सकने वाले कुछ प्रावधान जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया या संघ एवं राज्य कार्यकारिणियों की शक्तियों का विस्तार और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये सब जो है इसमें जो संशोधन होता है उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो 66 क्या है? प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष, जिसे शॉर्ट में पीएम केयर्स फंड कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये काफ़ी चर्चा में रहा है तो ये महत्वपूर्ण है। आपके इसके लिए 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं इसमें से। पहला है कि प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं। दूसरा, सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत मुख्य सूचना आयोग द्वारा फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। तीसरा, पीएम केयर्स फंड में किए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के रूप में माना जाएगा। तो इसमें देखें कौन सा सही है। तो आप देखें पहला तो सही है कि प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। दूसरा जो है कि सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया, इसी को लेकर के तो विवाद है, तो ये सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं घोषित किया गया, दूसरा वाला गलत है। तीसरा भी आपका सही है, इसे CSR के रूप में माना जाएगा। तो 1 और 3 अर्थात आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। तो इसके बारे में और चीज़ें बात कर लें तो कोविड-19 महामारी से किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत को, जिसे शॉर्ट में पीएम केयर्स फंड के नाम से जानते हैं, के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है आपदा या संकट की स्थिति, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या किसी अन्य प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत
राहत या सहायता के लिए, जिसमें स्वास्थ्य सेवा या दवा सुविधाएं, अन्य आवश्यक अवसंरचनाओं का निर्माण या उन्नयन, प्रासंगिक अनुसंधान या किसी अन्य प्रकार की सहायता हेतु वित्त पोषण आदि सम्मिलित है। इसके अलावा प्रभावित जनसंख्या को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, धन के भुगतान हेतु अनुदान प्रदान करने या ऐसे अन्य कदम उठाने के लिए जिन्हें न्यासी बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए। इसके अलावा अन्य उद्देश्य क्या हैं? इसके साथ ही कोई अन्य गतिविधि करने के लिए जो उपयुक्त उद्देश्यों के साथ असंगत नहीं है, मतलब जो उद्देश्य बताए गए इसके साथ असंगत नहीं है, वो भी इसके उद्देश्यों में शामिल हो जाएगा। अब ट्रस्ट का गठन कैसे किया गया? तो प्रधानमंत्री जो है पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री जो हैं ये जो निधि है पीएम केयर्स फंड, इसके पदेन ट्रस्टी होंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के, और इसमें 3 अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल है। कौन से? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, एक पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री के पास 3 ट्रस्टीज को न्यासी बोर्ड में नामित करने की शक्ति होगी, जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। इसी प्रकार ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, मतलब उसके लिए कोई भी वेतनमान नहीं दिया जाएगा। अन्य कुछ चीज़ें देखें तो इस कोष में पूर्णतः व्यक्तियों संगठनों से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त होता है और इसे कोई भी बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है या बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। निधि का उपयोग जो है जो उपयुक्त उद्देश्य बताए गए हैं उसकी पूर्ति हेतु किया जाएगा। पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को आयकर अधिनियम 1961 के तहत 100% छूट हेतु 80G के लाभों के लिए अर्हता प्राप्त होगी। वहीं पीएम केयर्स फंड में दान भी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा CSR व्यय के रूप में गिना जाएगा। और पीएम केयर्स फंड को भी FCRA जो विदेश से पैसा लेने के लिए होता है, FCRA के तहत छूट प्राप्त है और विदेशों से दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है। इससे विदेशों में स्थित व्यक्ति और संगठन पीएम केयर्स फंड में दान और योगदान करने में सक्षम होते हैं। यह जो है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF जो पहले से कार्यरत है उसकी ही भांति कार्य करता है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF को 2011 से एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में विदेशी योगदान भी मिला है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने एक RTI आवेदन के जवाब में कहा कि RTI अधिनियम 2005 की धारा 2H के तहत पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसीलिए आपका कथन नंबर 2 जो है वो गलत था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। ये वित्त आयोग के बारे में है। तो यहाँ पे है वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है कि यह जो वित्त आयोग है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, संविधान आयोग जो संविधान है वो आयोग के सदस्यों की योग्यता को निर्दिष्ट करता है। तीसरा, करों के शुद्ध आगमों को निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण है। इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आप देखें तो आपका जो पहला वाला कथन है बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। आपका इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। इसके बारे में और चीज़ों को देखें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या इससे पूर्वोत्तर समय पर या पहले ही इसे जैसा भी आवश्यक समझे आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो अध्यक्ष के अलावा 4 और सदस्य भी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के आदेश के तहत निर्दिष्ट होता है और ये पुनर्नियुक्ति के हेतु पात्र होते हैं, मतलब इनको पुनः नियुक्ति दी जा सकती है अगले वित्त आयोग में। वहीं संविधान ने संसद को आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताओं और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा के निर्धारण हेतु अधिकृत किया है। मतलब संसद ये निर्धारित करती है कि उनकी योग्यता क्या होगी, मतलब संविधान में यह नहीं बताया गया है। इस उद्देश्य के लिए वित्त आयोग विधिक प्रावधान अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया गया है। इसके साथ ही संसद द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं को जो निर्धारित किया गया उनको भी देख लें। तो इसमें अध्यक्ष के लिए जो क्राइटेरिया है कि अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए और जो 4 अन्य सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे, तो इन 4 सदस्यों में से एक व्यक्ति जो है वो ऐसा होना चाहिए जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। दूसरा,
जो दूसरा सदस्य हो, ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव हो। चौथा, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो यहाँ अध्यक्ष वाला याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए कि सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा वित्त आयोग के प्रमुख कार्य जो है केंद्र और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के मध्य ऐसे आगमों का आवंटन करना है। और वहीं यदि बात करें आर्टिकल 279 के तहत किसी क्षेत्र में या उससे प्राप्त हुए माने जा सकने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम जो है ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के द्वारा अविनिश्चित और प्रमाणित किया जाएगा और उसका प्रमाण पत्र अंतिम होगा। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला कथन है, यहाँ पर वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण नहीं होगा बल्कि कैग अंतिम प्राधिकरण होगा, इसलिए कथन गलत था। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक सेकेंड, यह है कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इकोशमॉस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि यह जो संस्था यह विश्व भर में पुरातात्विक विरासत के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, तीन कथन है यहाँ पे, दो नहीं तीन है। दूसरा है कि यह विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय है। तीसरा, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो बताना है कौन सा सही है इसमें। तो आप देखें यहाँ पे जो पहला वाला है ये सही नहीं है, क्योंकि ये अंतर सरकारी संगठन नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। बाकी 2 और 3 जो है ये सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाता है, 2 और 3। इसके बारे में और चीज़ें चर्चा करें। अब यह चर्चा में इसलिए था कि संस्कृत और विविधता के संरक्षण के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और विश्व धरोहर दिवस 2020 की जो थीम थी वो क्या थी? साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। इंग्लिश में कहें तो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस थीम को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इकोशमॉस द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाता है। ये जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है, यह विश्व भर में वास्तुकला और पुरातात्विक विरासत के संरक्षण हेतु सिद्धांत, पद्धति और वैज्ञानिक तकनीकों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक स्मारक संरक्षण निकाय है तथा गैर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठन नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन है। इसीलिए कथन एक आपका गलत हो जाता है। और यह विश्व विरासत सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय भी है। इसकी स्थापना 1964 के वेनिस चार्टर के परिणामस्वरूप 1965 में पोलैंड के वारसा में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। 69 है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, इन 3 कथनों को देखना है। पहला है उद्देशिका संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दूसरा, उद्देशिका में अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया है अर्थात प्रेम्बल में। तीसरा, बेरुवाड़ी संघवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें आप देखें तो इसमें जो पहला वाला कथन है वो सही है, दूसरा गलत है क्योंकि इसमें केवल 1 बार संशोधन हुआ है। तीसरा वाला भी गलत है क्योंकि ये बेरुवाड़ी संघवाद में इसको उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं बताया गया था, कहा गया था उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। और यह जो बताया गया था ये केशवानंद भारती केस में बताया गया था। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसलिए पहला कथन सही हो गया। उद्देशिका या जो प्रेम्बल है इसमें 4 मूल तत्व हैं या घटक हैं। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत इसमें बताया गया है। उद्देशिका वर्णित करती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा, इसमें बताया गया है इसका जो दूसरा घटक है कि भारत देश की प्रकृति के बारे में। तो यह कहा गया कि यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक देश के रूप में घोषित करता है, जो उद्देशिका प्रेम्बल है। वहीं तीसरा घटक है संविधान के उद्देश्य को यह बताता है। यह कहता है कि प्रेम्बल यह कहता है कि यह न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है। चौथा, प्रेम्बल जो है संविधान लागू होने की तिथि को भी बताता है।
यह इसमें बताया गया कि इसे 26 नवंबर 1949 की तिथि को अंगीकृत किया गया। अब थोड़ा सा बेरुवाड़ी संघवाद 1960 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया कि उद्देशिका संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है और इसलिए यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने वर्णित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो इस प्रकार बेरुवाड़ी संघवाद में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना था। आगे चलकर केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व की जो व्याख्या थी, मतलब बेरुवाड़ी संघवाद की जो व्याख्या थी, उसको अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि उद्देशिका जो है संविधान का एक भाग है। तो याद रखिएगा, बेरुवाड़ी में नहीं माना गया है, केशवानंद भारतीवाद में माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका में निहित संविधान के मूल तत्वों या मूलभूत विशेषताओं को अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान संशोधन की बात की गई है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उद्देशिका को अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 के द्वारा संशोधित किया गया है। इसके द्वारा उद्देशिका में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को संकलित किया गया है या सम्मिलित किया गया है और परवर्ती निर्णयों में, मतलब आगे के निर्णयों में, इस संशोधन को वैध ठहराया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एक सेकेंड, यहाँ पे है। यह है भारतीय संविधान के भाग 3, जिसमें मूल अधिकार की बात की गई है। भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ 2 कथन है। तो समता के अधिकार जो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य में दिया गया है। पहला, इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना। दूसरा, यह संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इसमें देखें तो पहला वाला कथन तो सही है, परंतु दूसरा कथन गलत है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो समता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य में है, यह धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा किए जाने वाले किसी भी भेदभाव के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। एक एक करके देख लेते हैं 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 उपबंधित करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है, यह उपबंधित करता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। तो किसके किसके? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 16 जो है यह उपबंधित करता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और अपात्र होगा और ना ही उससे विभेद किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद या आर्टिकल 17 जो है ये इसके तहत जो है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ये कहा गया कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निश्चित किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। वहीं अनुच्छेद आर्टिकल 18 में कहा गया है कि राष्ट्रीय या विदेशी सभी उपाधियों का जो है अंत करता है ये, जो लोगों की सामाजिक स्थिति में भेदभाव उत्पन्न करते हैं। इसीलिए समता के अधिकार जो 14 से 18 है, इसका उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना और सामाजिक समानता को स्थापित करना है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 334 334 ये जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी तथा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा, मतलब नॉमिनेट करने के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व संबंधी संवैधानिक प्रावधान उपबंधित करता है। किसमें? 334 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। इसमें क्या है कि ये प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उस समय यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा, निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का राज्य पर विस्तार हो जाता है। तीसरा, राष्ट्रपति संघ से राज्य को वित्त के हस्तांतरण को समाप्त कर सकता है। तो इसमें देखें, इसमें आपके तीनों ही कथन जो है पूरी तरीके से सही हैं। ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय ये तीनों ही चीज़ें लागू हो जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा व्याख्या के साथ देखें तो आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर
तीक्ष्ण तथा दूरगामी प्रभाव होते हैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य संबंधों की सामान्य प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। इसको हम लोग 3 शीर्षक के अंतर्गत देख सकते हैं: कार्यपालिका संबंधी, विधायी संबंधी तथा वित्तीय संबंधी। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी जो प्रावधान होते हैं उसको देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग की रीतियों के संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार कोई भी आदेश दे सकती है उनको, परंतु उनको निलंबित नहीं किया जाता है। जबकि जब आपका राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य पर तो उनकी जो मौजूदा सरकार होती है उसे निलंबित कर दिया जाता है। तो यही अंतर होता है। वहीं दूसरा जो विधायी संबंध है उसकी बात करें, विधायी संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में प्रणीत मतलब राज्य सूची में निर्दिष्ट किसी भी विषय पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता है तथा ये संसद की अधिभावी शक्तियों के अधीन हो जाती है, मतलब संसद के अधीन ही ये कार्य करती हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी विषय के संबंध में विधि निर्माण की संसद की शक्ति के अंतर्गत इस तथ्य के होते हुए भी कि वह संघ सूची में मतलब निर्दिष्ट या प्रगणित विषय नहीं है, ऐसी विधि निर्मित करने की शक्ति उसको होगी जो उस विषय के संबंध में संघ को या संघ के अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करती है। मतलब जो विषय राज्य सूची में है उस पर भी जो है केंद्र सरकार नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। वहीं वित्तीय संबंधों की बात करें, इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में होती है तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों के वित्त हस्तांतरण को कम अथवा समाप्त कर सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो इसमें है कि विश्व भर के विभिन्न शहरों में यातायात संकुलन के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक सूचकांक प्रदर्शित करता है? पहला है इंटरनेशनल रोड कांग्रेस, दूसरा है यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी कोलैबोरेशन, तीसरा है टॉम और चौथा है ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है आपका? सी, टॉम। तो एक हालिया अध्ययन में मुंबई को लगातार दूसरे वर्ष विश्व में सर्वाधिक यातायात संकुलन वाले शहर के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है और इस अध्ययन में दिल्ली को चौथा स्थान प्रदान किया गया है। ये निष्कर्ष जो है एम्स्टर्डम स्थित कंपनी टॉम द्वारा प्रकाशित यातायात सूचकांक 2018 का भाग है। यह कंपनी यातायात समाधान प्रस्तुत करती है, यातायात सूचना संग्रहित करने हेतु अवस्थित प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है तथा विगत 8 वर्षों से शहरों की यातायात रैंकिंग प्रकाशित कर रही है। नवीनतम सूचकांक में 13 नवीन शहरों सहित कुल 56 देशों के 403 शहरों को इसमें सम्मिलित किया गया है। थोड़ा सा ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी के बारे में बात करें तो ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से सड़कों को सुरक्षित कर बनाने तथा सड़क त्रासदियों, जो सड़क एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट, उनसे प्रभावित लोगों की सहायता प्रदान करने हेतु कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस कार्य के माध्यम से ब्रिटेन में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित सड़कों हेतु एक महत्वपूर्ण योगदान ब्रेक द रोड सेफ्टी चैरिटी कर रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे यह है कि मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन है। पहला, मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। दूसरा, इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है, मूल कर्तव्य। तीसरा, संविधान में अंतः स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार संशोधित किया गया है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें देखें कि जो आपका डी ऑप्शन है, मतलब पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बल्कि रशिया से लिया गया है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देखें तो वर्ष 1976 में 1976 में मूल कर्तव्यों के बारे में संस्तुति करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित करने का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संकलित किया गया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4A को अंतः स्थापित किया गया। जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह था अनुच्छेद
51A, जिसमें प्रथम बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों की एक संहिता को जोड़ा गया, निर्दिष्ट किया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है पूर्ववर्ती सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। एक नया मूल कर्तव्य जो इसमें जोड़ा गया वो क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य जिनको पाला जा रहा है उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अंतर्निविष्ट किया गया है, मतलब जोड़ा गया है। यहाँ जो हिंदी के कठिन शब्द हैं इन पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर में जो है कठिन शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है हिंदी का। मूल कर्तव्यों को उनके अंतः स्थापित होने के पश्चात केवल एक बार संशोधित किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि केवल एक बार ही इसमें संशोधन किया गया है, एक ही बार आपका जो प्रेम्बल है उसमें भी संशोधन किया गया है। वहीं प्रेम्बल में 42वां संविधान संशोधन था और मूल कर्तव्य में 86वां संविधान संशोधन था। इसके अलावा निदेशक जो नीति निदेशक तत्व हैं उनकी ही भांति मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है, मतलब संविधान में न्यायालय द्वारा इसके प्रत्यक्ष प्रवर्तन का प्रावधान नहीं है। मतलब आप यदि ये कोई फॉलो नहीं करता तो आप न्यायालय में इसको फॉलो कराने के लिए नहीं जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके उल्लंघन के विरुद्ध भी कोई विधिक स्वीकृति या लीगल सेक्शन नहीं है। ये न्यायालयों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच एवं निर्धारण के संबंध में सहायता प्रदान करते हैं। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी विधि की संवैधानिकता के निर्धारण में यदि न्यायालय को यह भान होता है या ऐसा लगता है कि विचाराधीन विधि जो है वो मूल कर्तव्यों को प्रभावी करने का प्रयास करती है, तो अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समझ क्षमता की बात करता है या अनुच्छेद 19 जो 6 स्वतंत्रताओं की बात करता है, इसके संदर्भ में ऐसी विधि को तर्कसंगत माना जा सकता है। मतलब इनके संदर्भ में ऐसी विधि को तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं ये जो विधि मतलब मूल कर्तव्य हैं जो मूल कर्तव्य हैं आपके, ये विधि द्वारा परिवर्तनीय है। मतलब कि संसद इनमें से किसी की भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। ठीक, अभी की नहीं है, कर सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। तो 74 क्या है कि हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कैल्सीनेड पेट कोक के आयात हेतु कोटा आवंटन की प्रक्रिया को अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में पेट कोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन है। पहला, यह कोयले के दहन के पश्चात प्राप्त कार्बन समृद्ध ठोस पदार्थ है। दूसरा, यह पारंपरिक कोयले की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल तथा अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी है। तो बताना है इसमें कौन सा सही है या कौन से सही है। तो इसमें से दोनों ही कथन जो है वो पूरी तरीके से गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात कर लें तो हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एल्युमिनियम उद्योग में उपयोग किए जाने वाले कैल्सीनेट अर्थात कैल्शियम युक्त पेट कोक के आयात हेतु कोटा के आवंटन की एक विस्तृत प्रक्रिया को अधिसूचित किया। अक्टूबर 2018 में सरकार ने एल्युमिनियम उद्योग द्वारा एनोड निर्माण हेतु ईंधन के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने वाले पेट कोक के आयात के लिए एक निश्चित मात्रा निर्धारित कर दी थी। वर्ष 2018 में पेट कोक के आयात पर प्रतिबंध आरोपित करने से पूर्व भारत सबसे बड़ा आयातक देश था पेट कोक का, और वहीं अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा पेट कोक निर्यातक देश रहा है। पेट कोक या पेट्रोलियम जो कोक है, ये कच्चे तेल के परिष्करण तथा अन्य पेट्रोलियम क्रैकिंग या खंडन प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त एक बाई प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो ये कोयले के जलने के बाद नहीं बनता है, तो इस प्रकार पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, पेट कोक में 80% से अधिक कार्बन होता है तथा इसके जलने पर या दहन होने पर प्रति इकाई ऊर्जा के आधार पर यह कोयले की तुलना में 5% से 10% तक अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। इसलिए जो यहाँ पे था ना कि ये पोल्यूशन कम करता है, तो वो गलत हो गया। चूँकि पेट कोक में अत्यधिक ऊर्जा की मात्रा होती है तथा यह प्रति इकाई भार के आधार पर कोयले की तुलना में 30% से 80% के मध्य तक अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। इस प्रकार से गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, स्वतंत्रता के पश्चात सभी राज्यों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया। दूसरा, समूहों में वर्गीकरण की व्यवस्था को फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर समाप्त कर दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें देखें, वर्ष 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों को 4 समूहों ए बी सी और डी में वर्गीकरण में शामिल किया गया था। तो पहला वाला कथन जो है वो सही हो गया, पहला कथन सही है। कुछ अन्य चीज़ों की इसमें बात करें
तो ये जो 4 समूह थे, इन समूहों में शामिल राज्यों की जो संख्या थी कितनी थी? 29 थी, 29 थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो ABCD 4 समूह बनाए गए थे, इसमें कौन कौन शामिल थे। तो समूह जो ए था, इसमें पूर्ववर्ती ब्रिटिश भारत के गवर्नर शासित 9 प्रांतों को शामिल किया गया था। वहीं समूह बी में ऐसी 9 रियासतें शामिल थीं जिनमें विधानमंडल गठित किए गए थे। और वहीं समूह सी में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त द्वारा शासित प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें मतलब शामिल थीं। इस समूह के प्रांत व रियासतें जो कि कुल 10 थीं, ये केंद्र द्वारा प्रशासित थे, मतलब जो आपके समूह सी में थे। और समूह डी में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। आगे चल के फजल अली आयोग द्वारा मूल संविधान के अंतर्गत 4 समूहों में किए गए इस वर्गीकरण को समाप्त करने और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का सृजन करने की अनुशंसा की गई थी। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की। भारत सरकार ने कुछ परिवर्तनों के साथ इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा समूह ए और जो समूह बी के जो राज्य थे, इनके मध्य अंतर को समाप्त कर दिया गया और राज्यों का समूह जो सी था उसको समाप्त कर दिया गया, उसका निरसन कर दिया गया। और समूह सी के राज्यों का संलग्न जो उसके जो बगल के राज्य थे उनमें विलय कर दिया गया और कुछ को संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया, पुनः स्थापित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 से केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। फजल अली ने 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश कहा था, सरकार ने 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। तो इस प्रकार से आपका यदि देखा जाए तो दोनों ही कथन, पहला और दूसरा, सही हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचे 25 क्वेश्चन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।